आज जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। आपने एक चैनल के बारे में सुना होगा, चैट विद सुरेंद्र वर्ड्स। हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। सबसे बड़ा क्या, एक ही यूट्यूब चैनल है। इसके बाद मुझे किसी यूट्यूब चैनल का नाम भी याद नहीं आता जो इतनी एथिकल तरीके से हमारी इंडस्ट्री को प्रमोट करता है। इस चैनल पर अगर आप हर वीकली स्मूथली पॉडकास्ट देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, लाइव्स देख रहे हैं, तो बैकएंड पर इसका एक ही बंदा जिम्मेदार है, दैट इज विशाल वर्ड्स, जो सुरेंद्र वर्ड्स जी के बेटे हैं, जो सेकंड जनरेशन ऐसे बिजनेस में। अभी डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। नमस्कार विशाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार मानवेंद्र सर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हैं आप? मैं बहुत शानदार हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया विशाल जी। और पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे विशाल जी, कि जैसे आप सेकंड जनरेशन है इस बिजनेस में, सर, तो आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कब शुरू किया? अगर हम एक्सपोजर की बात करें तो क्योंकि एज अ सेकंड जनरेशन हम पापा के साथ शुरुआत से ही मीटिंग, सेमिनार्स, इन सब चीज़ों का, इस माहौल का हमेशा से हिस्सा रहे। और मुझे अपनी पहली जो मेमोरी है इवेंट्स को लेके, सेमिनार को या फिर डायरेक्ट सेलिंग को लेके, वो ये है, मैं चौथी पांचवी क्लास में कभी था तो पापा के साथ स्टेज पे मुझे लेके जाया गया और पापा को माइक देने से पहले मुझे माइक दिया। और तो वहां हमने कुछ बस ऐसे ही बोला कि हमें ऐसा ये प्रोडक्ट पसंद है, ये चीजें पसंद है। और वो हमारा पहला एक्सपोजर था जो हमें याद है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। फिर समय के साथ मुझे लगता है ग्रेजुएशन, जब मेरी ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर था, उस समय में मैं पहली बार कॉन्शियसली कि भाई हम एज अ सेकेंड जनरेशन अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए किसी सेमिनार में मैं पहली बार गया, जिसके लिए मैंने पहली बार प्रेजेंटेशन कभी तैयार की अपनी खुद की। वत्सर की जो प्रेजेंटेशंस थी वो मैं सेवेंथ क्लास से मैं ही उनकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाता रहा। उस पूरे माहौल का, हर चीज का हिस्सा शुरुआत से ही रहा। पर एक्चुअल में अपनी प्रेजेंटेशन एज अ सेकंड जनरेशन कुछ बात करना, तो वो ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में मैंने शुरू किया। आपने विशाल जी ग्रेजुएशन किस में की आपने? मेरी पढ़ाई सर, बीटेक मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है इंजीनियरिंग इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से की। और एजुकेशन में फिर आगे बढ़ने के लिए फिर एक बड़ा अजीब सा किस्सा है कि मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई और जब जॉब वगैरह के लिए, प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं, तो हमारा एक असेंचर असेंचर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमारा एनरोलमेंट आ गया। एनरोलमेंट आया तो फिर उसके बाद हमें ये था कि चलो पहली बार कमाएंगे। आ, तो जब उसका लेकिन पैकेज हमने सुना कि 25,000 रुपये महीना मिलेगा, हमें वो अमाउंट उस समय के हिसाब से हमें बहुत कम लगा, क्योंकि जिस माहौल का, जिस सिस्टम का हम हिस्सा रहे, तो उसमें वो कंपेरेटिव तो 5-6 महीने कोई काम करता है, सीखता है, साल भर अपने ऊपर काम करता है, तो तब तक 25,000 रुपये का एक अमाउंट पा सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, साल भर में अगर कोई एक्टिवली काम करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये बहुत छोटा अमाउंट है। 4 साल हमने पढ़ाई की, इतने 12 साल से हमने स्कूल किया, फिर ये ग्रेजुएशन के 4 साल, इतना कम अमाउंट जमा नहीं। फिर उसके बाद थोड़े और बेटर एजुकेशन के लिए, तो फिर उसके बाद मैंने अपनी एमबीए इन मार्केटिंग फ्रॉम नारसी मोहनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, NMIMS टॉप 25 कॉलेजेस में आता है इंडिया के मैनेजमेंट में। उससे मैंने अपनी एमबीए कंप्लीट की। ये मेरा पढ़ाई का एक्सपोजर रहा सर। तो जैसे आप यंग हो रहे थे ना, जैसे बचपन की बात करें, तो आपको पता चल गया था कि आप कुछ बिजनेस करते हैं, आपके घर में पैसा आ रहा है ऑलरेडी? मतलब कैसा माहौल था घर में, कैसा माहौल था तब? आ, ये तो नहीं था कि कोई बिजनेस हम करते हैं, पर हमें ये पता था कि ये कुछ सामान है, जो प्रोडक्ट्स हैं, हम डेली यूज करते हैं। और पापा जगह जगह बात के बाद जाके इसको प्रमोट किया करते हैं, और उसी से कुछ कमीशन आता है, इतना मालूम था। लेकिन जैसे जैसे आज हम एज अ बिजनेस इसको समझते हैं कि भाई जनरेशन ऑन जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस है, तो वैसी समझ शायद शुरुआत में तो नहीं थी। पर ये था कि हम कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बिकता है, तो उसके कमीशन से हमारे पास कुछ पैसा आता है। तो बस इतनी ही समझ थी। ऐसे बिजनेसमैन बोलते जरूर थे कि जब फॉर्म भरना होता था कि आपके पापा क्या करते हैं, तो उसमें बिजनेसमैन जरूर करते थे, पर ऐसे बिजनेस का आइडिया बहुत ज्यादा नहीं था शुरुआत में। देखो कई बार हम देखते हैं, आपको इतना तो पता होगा ना, जैसे बेसिकली कि आपका बाकियों से लाइफस्टाइल अच्छा है,
हाँ, है ना। बाकी हम देखते हैं इंडिया भर में जो लोग हैं जो अलग अलग काम करते हैं, तो आपको ये समझ आना शुरू हो गया था तब? हाँ, ये समय के साथ शुरू हो गया था। जैसे ही समझ आने लगी थोड़ी 7th 8th क्लास में, जब एक थोड़ा ब्रेन डेवलप होने लगता है, तो हर साल हमारी कुछ ना कुछ चीजें बेहतर होती जा रही थी, और जिन लोगों के साथ हम थे उनकी मोर और लेस वैसी ही लाइफस्टाइल, वैसी ही बातें थी। माने 7वीं क्लास में हम जिनके साथ थे, तो 8वीं 9वीं तक आते आते हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर होता गया, पर जो लोग साथ में थे उनका उतना बेहतर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं एहसास होता था कि जिस चीज का पापा हिस्सा है वो काम तो कर रही है, और ग्रोथ भी है, जितनी भी सारी बातें बोली जाती हैं, तो वो सब एप्लीकेबल है। सो एक सेपरेशन तो एहसास हो गया था, और वो सेपरेशन इसलिए भी एहसास होता था क्योंकि हम बचपन से ही ट्रेनिंग, एजुकेशन, सेल्स, लोक व्यवहार, पीपल स्किल्स, इन सब चीजों के बारे में सुनते थे। द सीक्रेट जैसी किताब मैंने 8th क्लास में पढ़ी थी। तो ये सब कल्चर बाकी लोगों का नहीं था। तो ये एहसास तो होने लग गया था कि हम जिस इंडस्ट्री का पार्ट है, ये इंडस्ट्री दुनिया से अलग है, बाकी लोगों से अलग है, और कहीं ना कहीं हमारी बेहतरी के लिए, हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। तो ये शुरुआती में हमें ऐसा एहसास होने लग गया था। एक चीज़ ये है विशाल जी, जैसे आप ऑलरेडी आपको पता था कि आपके डैड बिजनेस कर रहे हैं, तो +2 के बाद फिर आपने क्यों सोचा कि यार मुझे कई लोग में भी नहीं करते, तो आपने क्यों सोचा मैं ग्रेजुएशन करूंगा फिर जॉब की तरफ भी जाऊंगा, ऐसा क्यों सोचा फिर आपने? इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि बिजनेस है, और हर जगह ये भी बोलते थे कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस है। ये सब बातें माहौल में आज भी होती हैं, शायद जो लोग हैं। और लेकिन पापा का हमेशा से मानना था कि यार एजुकेशन कभी भी वेस्ट नहीं जाती। ठीक है, आप कोई भी एजुकेशन करें, आप कोई किताब पढ़ते हैं, हो सकता है कि आज आपको उसकी वैल्यू नहीं समझ आ रही, वो उतनी समझ नहीं आ रही, पर जब स्थितियां आएंगी तो वो चीजें आपको हेल्प करती। और एक, जैसे अगर हम एक 12th पास ही होते आज, अगर हम उस चीज को मानते हैं, सो मैं शायद आज एक क्वालिफाइड व्यक्ति को, एक MBA ग्रेजुएट को जाके मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकता था, या फिर अपनी बातचीत उसके सामने रखते हुए मुझे एक एहसास होता है कि यार शायद मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जो एक चैलेंज फर्स्ट जनरेशन के साथ रहा, मतलब जो भी डायरेक्ट सेलिंग में लोग आए पहली पीढ़ी में, वो शायद उतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं थे, उनके पास शायद यही एक इकलौता सोल्यूशन था उनकी प्रॉब्लम्स का। तो वो कोई पिछड़े बैकग्राउंड से भी आए, तो डायरेक्ट सेलिंग उस लेवल पे बड़ी सोसाइटीज में नहीं जा पाया। सो अगर हमें बड़ी सोसाइटीज में इसको लेके जाना है, एक रेप्यूटेड सोसाइटी में लेके जाना है, तो हमें अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चाहे वो MBA का कोई ग्रेजुएट हो, चाहे इंजीनियर हो, कोई भी हो, हमें पता है कि वो प्रोसेस क्या है। और उसके साथ साथ ये सब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने से एक खुद का नेटवर्क बनता है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस। सो ये सब चीजें पापा ने बोले कि भाई पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, और पढ़ाई पूरी करने के बाद, आज तक भी हम आपको बोल रहे हैं मनविंदर सर, आज तक भी वत्सर ने हमें कभी नहीं बोला कि भाई तुम्हें डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनना है। मतलब कभी उन्होंने हमें फोर्स नहीं किया। ओके। तो मैं आपका एक कह रहे थे कि आप 10 सीक्रेट आपने बुक पढ़ी, मैं 8th में देखता हूँ यार, मैं तो 8th में मुझे कुछ भी नहीं पता था ना। फर्क पड़ता है, मतलब अगर एक पीढ़ी शुरू करेगी तो सेकंड जनरेशन बदलती है, अगर वो बदलना बिल्कुल चाहती है। तो बिल्कुल। अगर आपने सीक्रेट पढ़ी 8th क्लास में, तो आप समझ आया था उस बुक के बारे में आपको? अच्छा, तो मैं फिर वही आपसे शेयर करता हूँ जो मैंने अभी शेयर किया ना, कि हम जो एजुकेशन या नॉलेज ले लेते हैं, उसका उस समय में बहुत ज्यादा चीजें समझ नहीं आती, पर कुछ ना कुछ रिलेशन बनता है। सो 8वीं क्लास में मैंने पहली बार वो द सीक्रेट किताब भी नहीं पढ़ी थी, उसकी एक मूवी आती थी सर, पहले 2 ढाई घंटे की मूवी आती थी द सीक्रेट करके, वो मूवी देखी, फिर उसके बाद किताब पढ़ी। तो बहुत ज्यादा समझ तो नहीं आया, बड़ी फेकू टाइप की बातें लगी कि यार ऐसे थोड़ी होता है। और फिर इसको हमने फिर आजमाया, माने जैसे 12th क्लास जब हुई, तो हम बड़ा देखते थे कि पापा इधर उधर जाते हैं सेशंस में, लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं। तो मैंने उनको बोला यार आप इतना बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और द सीक्रेट आपने आपके लैपटॉप से हमने देखी भी 8th क्लास में, पर मुझे नहीं लगता कि ये सब काम करता है। ऐसे ही पापा से बात हो रही थी, तो पापा ने बोला तो ट्राई करो। सो 12th क्लास में मैं कभी बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा कि मेरे 90% आते हो, 80% आते हो, ऑलवेज एवरेज 60-70 के बीच में अटका रहता था। तो मैंने कहा अगर ऐसा ही है कि मेरे सोचने से कुछ होता है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि मेरे 12वीं में 90% आएंगे। ठीक है, और फिर जैसा जैसा उस किताब में लिखा था कि भाई अपने सामने आपको उसको रखना है,
एक समय ऐसा था मानवेंद्र सर, मेरे बोर्ड से 3 महीने पहले मेरी नजर पूरे दिन जहां जाती थी वहां 90+% लिखा हुआ था। माने उठते ही सामने दीवार पे, हाँ वॉशरूम में गए तो शीशे के ऊपर, इनफैक्ट जो हमारी पॉट सीट होती है, पॉट सीट के सामने एक मैंने पोस्टर लगाया हुआ था 90+% का। और फिर सब चीजें काम करी। इतना इतना डेडिकेटेड मैं शायद कभी काम नहीं किया। आज भी मुझे नहीं पता कि वो डेडिकेशन कैसे आई पढ़ाई को लेके। और मेरा 90.3% 12th मैंने 90.3% से पास की। ये चीजें काम करती हैं और वो माहौल की वजह से हमको वो सब मिल पाई। कभी कभी विशाल जी लगता है कि ये बातें जो हम कर रहे हैं वो हम इमोशनली भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं भी वो चीज़ें कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, आप तो मेरे से पहले से कर रहे हैं। तो ये आम लोगों को समझाना कई बार मुश्किल हो जाता है ना, चीज़ें जो हम व्यक्त कर सकते हैं इमोशनली, हम फील कर रहे हैं, पर सामने वाले को ये चीज़ समझ नहीं आएगी। हम्म। ओके, तो जो आपकी कॉलेज लाइफ थी सर, वो आपने बेसिकली कब आप ख़त्म कब हुई ग्रेजुएशन आपकी? मेरी ग्रेजुएशन 2018 में खत्म हुई और उसके बाद मैंने अपनी एमबीए की पढ़ाई 2021 में खत्म की। और सेमिनार्स में आपने कौन से साल जाना शुरू किया आपने? सेमिनार में, जैसा मैंने बताया, सेमिनार में जा तो बहुत पहले से रहा था, लेकिन पहली बार कॉन्शियसली अपनी प्रेजेंटेशन में बना के 2016, माने 2016 ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में मैं पहली बार अपनी खुद की प्रेजेंटेशन बना के कहीं मैं डिलीवर किया था। और आजकल मैं आपको देख वो प्रेजेंटेशन भी कुछ सिखाने वाली प्रेजेंटेशन नहीं थी, क्योंकि एक सेकंड ईयर ग्रेजुएट जिसको फील्ड की कोई नॉलेज नहीं है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग का विजन पता है, चीजें वो देख रहा है, पर उसकी एजुकेशन उतनी नहीं है। हमने सिर्फ वही बात की जो किताबें हमने पढ़ी थी, जो किताबें हमें डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से रिकमेंडेड होती थी, जो किताबें पढ़ी थी बस उनकी ही लर्निंग शेयर की सर। तो बेसिकली आजकल मैं देखता हूँ आप हजारों लोगों के सामने स्पीचेस देते हैं, तो ये पहली स्पीच आपने कब दी? पहली स्पीच वही थी सर, वो 200 लोगों के सामने एक इंजीनियर भवन इधर दिल्ली में वेन्यू है, वहां पे मुझे याद है कि पहली मैं खुद प्रेजेंटेशन बना के लेके गया था, कुछ किताबों के बारे में मैंने वहां पे चर्चा की थी। जैसे अभी व्हाट्सएप का जो नेटवर्क है ना, आगे आपको मिलेगा। मुझे आपकी बात वो अच्छी लगी, जैसे मैंने आपसे पहले पूछा था जब हमारी ऑफलाइन बात हो रही थी, कि आप उनको सिखाते हो या नहीं सिखाते, और आपने कहा जी मैं नहीं सिखा सकता। मतलब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, वो क्या सोचते हैं आप, जो उनका नेटवर्क ऑलरेडी उन्होंने बनाया हुआ है। आपने कहा था कि मैं अभी वो काबिल नहीं हूँ कि उनको सिखा सकूँ, वो क्यों कहा आपने? नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा मानवेंद्र सर। जैसे मैं ये कह रहा था विशाल जी कि जो व्हाट्सएप का नेटवर्क उन्होंने दुनिया भर में क्रिएट किया है, वो आपको आगे मिलना है ना। तो मैंने आपसे ये पूछा था ऑफलाइन जब हम मीटिंग में बात कर रहे थे कि आप उनको सिखाते हो या नहीं, और आपने कहा कि मैं नहीं सिखाता और नहीं सिखा पाऊंगा, मैं काबिल नहीं हूँ। ऐसा क्यों कहा आपने? राइट सर। देखिए, हर किसी का अपना एक्सपोजर है, अपना एक्सपीरियंस है। जब आप वत्स सर के नेटवर्क की बात करते हैं तो उस नेटवर्क में ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल से डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हैं, जिनकी खुद की लाखों की टीम है। उनको मैंने बचपन से अंकल अंकल करके पुकारा है। वो दर्जा, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ उन्होंने जितना इंडस्ट्री में काम किया है, जितनी उनकी टीम है, उनके सामने तो मैं बहुत छोटा हूं। मैंने मेरा एक्सपोजर अगर हम बात करें 2022 से भी, तो टोटल एक्सपोजर ही 4 साल का है जब मैंने एजुकेट अपने आप को करना शुरू किया एक्टिवली। उतने कम एक्सपोजर में मैं किसी हैसियत में नहीं हूं कि मैं किसी 20 साल से काम करते हुए एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर को कुछ सिखा पाऊं। पर हाँ, जो नए डायरेक्ट सेलर्स हैं या फिर जो इंडस्ट्री में अभी उतना समय नहीं हुआ है, उनके साथ मैं अपनी लर्निंग शेयर करता हूँ। और शुरुआती में जब जब मैंने आपसे एक चर्चा शेयर की, तो मैंने आपसे ये साझा किया कि शुरुआत में मैं जब स्टेज पे जाता था तो कुछ सिखाने नहीं जाता था, और मेरी उस समय उतनी नॉलेज भी नहीं थी। पर समय के साथ जब मैं एक्टिवली खुद के ग्रुप से काम कर रहा हूँ, थोड़ा फील्ड का पार्ट हूँ, तो वो सब चीजें आते आते मुझे लगता है कि अगले 2-4 साल में उस लेवल पे हम होंगे कि हम समझ पाएंगे, और लोग भी हमको उस निगाह से देख पाएंगे कि नहीं, जो ये कह रहे हैं ये एक एक्सपीरियंस से आ रहा है, कुछ एक्सपोजर से आ रहा है। देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये जो चीज़ है वो सेकंड जनरेशन में आती है ना, जो इनर फीलिंग विशाल जी ने हमारे साथ शेयर की। और हम कई बार देखते हैं ना कि 1-2 साल जो करते हैं कि मैं सभी डायरेक्ट सेलिंग, लोग कहते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग को जान चुका हूँ, ऐसा नहीं होता है।
मतलब हमें, अगर हम फर्स्ट जनरेशन, हमने शुरू किया इस बिजनेस को, हमें ये चीज़ें अपने अंदर डालने में बहुत समय लगेगा। तो आपको, मुझे लगता है कि 5 से 10 साल इस इंडस्ट्री को देने पड़ेंगे, इस चीज़ को समझने, इस इमोशंस को समझने के लिए। बिल्कुल। कई बार मैं विशाल जी देखता हूँ, ये मैं कहना नहीं चाहता हूँ, कई लोगों से मैं बात करता हूँ जिनसे 10-10 साल हो गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। वो फर्स्ट जनरेशन नहीं है, पहली बार, मतलब सेकंड जनरेशन नहीं है, बट उनमें वो भावना नहीं आती, वो इमोशंस नहीं आते जैसे मैं आप में फील कर रहा हूँ। या कई बार मैं जब अपने अप्लायंस से बात करता हूँ तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। आप भी, आपके तो फादर ही है ना, आपके अप्लाइन, आप इमोशनल हो जाते हैं। जब हम सर, किसी भी रिस्पेक्टेबल लीडर को देखते हैं अपनी फील्ड में तो हम इमोशनल हो जाते हैं। कई लोगों में वो देखा नहीं जाता, क्या रीजन लगता है आपको? मुझे सर इसका, जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि मैं 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट हूँ, तो डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट होना तो बहुत आसान है ना मनविंदर सर। हाँ, ये बात आ, बिल्कुल। कोई एंट्री बैरियर नहीं है। किसी ने, आपके परिवार वाले ने आपको एक बार प्रोडक्ट दिलवा दिया तो आप एंटर हो गए, और आप ऐसे ही 10 साल से एंटर हैं। जब भी मन करता है प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। कोई ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, कोई एजुकेशन का पार्ट नहीं है। सो वो इमोशन आएगा कहाँ से? आपने डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा होते हुए अपनी तो छोड़े, किसी एक दो व्यक्ति की लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं लाया। आपने किसी को कोई प्रोडक्ट शेयर नहीं किया जिसकी वजह से उसकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए हो। जब तक वो इम्पैक्ट आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पाएंगे, अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर पाएंगे, अपने परिवार में कुछ नया नहीं दे पाएंगे, नई एजुकेशन, नया माहौल, तो तब तक कैसे वो इमोशन आएंगे? हम भी ऐसे लोगों को जानते हैं जो 5-5, 10-10 साल से हैं, और आज इस ऐड में बात करते हैं कि तुम हमें क्या सिखाओगे, हम तो 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। ऐसे लोग बोलते बहुत हैं, पर वो 10 साल में क्या एक्टिविटीज है, क्या उनके ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक्स फॉलो किए जाते हैं, क्या वो कोर रूल्स को फॉलो करते हैं, कोर स्टेप्स को फॉलो करते हैं, क्या वो कार्डिनल रूल्स को समझते हैं, क्या उनको ये सब चीजें पता भी है, क्या उनको डायरेक्ट सेलिंग का विजन भी पता है? आम तौर पे जो लोग बोलते हैं कि हमें 5-10 साल हो गए हैं और कुछ होता नहीं है, या फिर वो इमोशंस उनके इसलिए नहीं आते क्योंकि या तो उनका विजन क्लियर नहीं है, या फिर उन्होंने ढंग से काम नहीं किया है। काम माने बेसिक स्कोर कार्डिनल्स की वो समझ नहीं रखते हैं। और तीसरा, उन्होंने अपने प्रोडक्ट पे उतना विश्वास कभी किया नहीं, और उस विश्वास से उन प्रोडक्ट्स को कभी साझा नहीं किया। अगर किसी व्यक्ति ने ये तीनों चीजें कर ली हैं, तो ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके इमोशंस जागृत ना हो। अगर कोई बोलता है तो उससे आपको, देखिए, बोलने वाले बहुत लोग हैं। अगर हम एक क्रॉस क्वेश्चन करें ना, तो उसी में अगर व्यक्ति के अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है, माने उसके अंदर डेप्थ नहीं है, तो वो आपके 2 सवाल के बाद ही चुप हो जाएगा। तो होता क्या है कि व्यक्ति हमसे ऐसे सवाल कर देता है और हम ही चुप हो जाते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं। यस। इसमें आप समझते हो विशाल जी, जैसे व्हाट्सएप ने भी ने शुरू किया, इसमें कर्मों को मानते हो आप कि जिन लोगों के अच्छे कर्म होते हैं वही इस इंडस्ट्री में ग्रो करते हैं? कर्म तो सब देखिए, ना आपके कंट्रोल में पुराने कर्म है, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि पुराने कर्मों का अब दिख रहा है। आज भी जो जिंदगी है, आज के कर्म भी आपके कहीं ना कहीं आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे अगर आप उसमें मानते हैं। आज हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और अच्छी इंटेंशन के साथ जो भी डायरेक्ट सेलिंग में काम करता है, पीछे के कर्म सारे साफ हो जाते हैं। हमारा तो ये मानना है, जब आप उस इंटेंशन से काम करते हैं कि भाई हमें लोगों को हेल्प करना है, लोगों को सपोर्ट करना है, वो सेवा भाव से जब आप लोगों के लिए काम करते हैं, तो ये तो हमारे ग्रंथों में भी बताया गया है कि सेवा सबसे बड़ा आपके कर्म, जो आपके बुरे कर्म है ना, उनको अगर माफ करने का या माफ करवाने का कोई जरिया है तो वो सेवा है। तभी हम गाय गौ माता की सेवा करते हैं, या फिर अनाथ आश्रम में लोग पैसा दे देते हैं, मंदिरों में पैसा दे देते हैं, तो वो कर्म ही काटने का तरीका है। डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट है अगर आपके कर्म भी अच्छे नहीं रहे और आप ढंग से यहाँ पे काम कर लें सही इंटेंशन से, तो आपके वो कर्म भी माफ हो जाते हैं, पुराने बुरे कर्म। ग्रेट। ये मे भी ऑडियंस हमारी डीप बातों को समझ रही होगी, कुछ ज्यादा डीप में चले गए हम। जो बुक्स पढ़ते हैं ना, मैं ना ऑडियंस को बार बार, अपनी ऑडियंस को कहता हूँ जब मैं डालता हूँ रील्स कि आप बुक पढ़ो, बुक पढ़ो। और लीडर कई हैं 2-2, 3-3 साल से, आपको ही पता होगा, हम पहले जब हम मिले थे तभी हमने बात की थी, बुक्स नहीं पढ़ते हैं लोग सर। और जैसे आपने 8th में द सीक्रेट पढ़ ली, तो वो चीज़ें आपके अंदर दिखती हैं। जो बुक पढ़ता है ना, उसके चेहरे पे दिखता है, उनकी बातों से दिखता है कि ये इसके अंदर कुछ है ना। सर, तो बुक के बारे में आप क्या कहोगे आ, ऑडियंस को?
देखिए मैं भी ऐसे, मतलब जो आप बात कर रहे हैं वो शायद 95% पॉपुलेशन के लिए सही है कि किताबें नहीं पढ़ते हैं। और एक विचारधारा है कि 12वीं तक एक माहौल बनाया जाता है कि 12वीं कर ले फिर ऐश ही ऐश है। ऐश ही ऐश माने पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो कहीं ना कहीं वैसे कल्चर से हम आते हैं, तो ये होना कि भाई किताबें कौन पढ़ेगा, बोरिंग है, और ये सब एक सोसाइटी में कल्चर बन गया है। पर क्योंकि मैं तो कल्चर का हिस्सा हमेशा से रहा सर, तो मेरे लिए कभी किताबें वैसी नहीं रही कि बोरिंग लगती हैं, वैसा कुछ है। पर मैं एक चीज जरूर समझा, और एक चीज जरूर एनालाइज कर पाया कि जितने भी बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, सक्सेसफुल फाउंडर्स हैं, या जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम किए हैं पीछे, उन सब में एक कॉमन हैबिट थी, वो थी रीडिंग। सो अगर हमें उस टॉप 5% पॉपुलेशन का हिस्सा बनना है तो हमें वो सब करना ही पड़ेगा कि जो वो करते हैं। सो इस थॉट से हमने बहुत सारे लोगों को कन्विंस किया है कि आप पढ़ना तो शुरू करें, कि अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ जैसी चाहते हैं, जैसे आपका पड़ोसी है वैसा ही आप जीना चाहते हैं, तो आप ना भी पढ़ेंगे तो चलेगा। पर अगर आपको अपनी सोसाइटी में, अपने परिवार में उन टॉप 5 लोगों में आना है जिसके बारे में पूरा परिवार, पूरी सोसाइटी बात करे, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। और वो अलग की शुरुआत इन किताबों के माध्यम से हो सकती है। सबसे चीपेस्ट वे है अपने माइंडसेट को और अपनी डेस्टिनी को बदलने का, बुक्स। तो हम इस तरीके से शेयर करते हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि सर हमें बोरिंग लगता है, या फिर वैसी धारणा रखते हैं। मैंने एक पढ़ रहा था विशाल जी, बिल गेट्स जी ना, उस साल में 80 से ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं। एक जगह पढ़ा था मैंने। मतलब हर एक लीडर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग में है, किसी भी फील्ड में अगर टॉप पर है, बुक्स पक्का पढ़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो अभी उसी जर्नी पर चलते हैं। जैसे आपने कॉलेज पास आउट किया 2018 में, तो चैट विद सुरेंद्र वर्ड्स जब यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है सर तब आप थे साथ में? हाँ, सो मेरी ग्रेजुएशन 2018 में खत्म हुई। 2018 से 2019 अगस्त तक मैं घर पे था। मैं अपनी एमबीए की तैयारी कर रहा था, एग्जाम के लिए आई वाज प्रिपेयरिंग 1 साल के लिए। सो जब मेरे कैट का एक एग्जाम होता है एमबीए में, तो वो नवंबर में खत्म हो जाता है। तो नवंबर में वो एग्जाम खत्म हुआ, तो मेरा एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हुआ कि भाई अब मेरी जो मैंने सारी मेहनत की थी, पढ़ाई की थी, वो कहीं ना कहीं एक एग्जाम में मैंने दे दिया है। अब इसके बाद छोटे मोटे कुछ एग्जाम से उतने टफ नहीं है, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस रिहर्सल करके हम एग्जाम दे सकते हैं। सो रिवीजन वगैरह करने का उस समय वैसा दौर था। तो फिर वत्सल से ऐसे ही बात हो रही थी, तो एज ए न्यू ईयर रेजोल्यूशन 2019 में 1 जनवरी को चैट विद सुरेंद्र वत्स की शुरुआत हुई। और उस समय मैं वत्सर के साथ ही था। हमारा जितना भी एक्सपोजर सोशल मीडिया से रिलेटेड या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड, उनके साथ रहते हुए, किताबों को पढ़ते हुए जो था, तो मैंने शुरुआती 6 महीने चैट विद सुरेंद्र वत्स को पूरा डेडिकेटेडली जनवरी टू जुलाई मैंने दिए। और उस समय हमने, देखिए जब हम जीरो से शुरू करते हैं ना, तो सबसे बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि हमारे फॉलोअर्स कितने हैं। तो हम अभी भी, और एमबीए में भी बहुत बार इसकी चर्चा की, हम 6 महीने में एक चैनल को 60 से 80 हजार तक लेके जा पाए। और वो कहीं ना कहीं वो हमारी वजह से नहीं हुआ। वो एक तो वत्सर का जो थॉट है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और दूसरा इंडस्ट्री में उसकी डिमांड थी। एक वैक्यूम था, लोग चाहते थे कि कहीं से उनको वो विजन क्लियर हो, कहीं से अच्छाई मिले। सो हमने वत्सर को टेक्नोलॉजी वाइज सपोर्ट किया, उनके विजन को एग्जीक्यूशन में लाने का काम किया, और साथ ही साथ आप जैसे लोगों ने, ऑडियंस ने इतना सपोर्ट किया कि एक ही कॉल पे एज अ गेस्ट आप लोग आ गए, और इतना सारा आज हमारे पास आई गेस 7.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर बेस है। तो वो आप सभी की बदौलत है। ग्रेट। बेसिकली अभी देखो, जैसे हमें पता है ना, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक यूट्यूब चैनल बन चुका है। और मैं आपको बताऊं कि जब मैंने शुरू किया तो फेसबुक पर वीडियोस आती थी, काफ़ी वायरल होती सर थी आपने चैट बताया। विद सुरेंद्र वर्ड्स पर ना। तो फेसबुक पर आप साथ ही डालना शुरू कर दिया था आपने? पूरे वीडियोस डालते थे आप, या उनकी क्लिप्स डालते थे आप? सो फेसबुक पे हम क्लिप्स डाला करते थे सर उसकी, और इनफैक्ट हमने कम डाली, लोगों ने ज्यादा डालनी शुरू कर दी। कि जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर वहां पे आए,
उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने उसी इंटरव्यू की छोटी छोटी क्लिप्स निकाल के अपने LOS लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स में जो भी मेंबर वहां पे आए उनको प्रमोट करने के लिए उनकी बातचीत को वायरल करने के लिए क्लिप्स डालनी शुरू करी। और फिर उसके बाद हमने भी एज अ नॉलेज कैप्सूल हम उसको बोला करते थे कि भाई एक सवाल का एक जवाब मिल जाए तो कोई व्यक्ति 1 घंटे का शायद एपिसोड नहीं देख सकता, लेकिन 10 मिनट की वीडियो तो देख ही लेगा। तो उसको हम एज अ नॉलेज कैप्सूल, उसका हमने नाम दिया था। तो वो नॉलेज कैप्सूल के तौर पे वो आते थे सर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। अगर कोई मान लो और भी मुझे लगता है खोलना चाहता है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर विशाल जी, और भी इसका और भी कोई यूट्यूब चैनल खोलना चाहता है, जैसे मैंने पॉडकास्ट विद सरा अभी शुरू किया है ना, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा खुल नहीं पाएंगे चैनल, इन फ्यूचर खुल जाए जब हम अवेयर कर रहे हैं। कारण क्या है, इस इंडस्ट्री को के रिलेटेड अगर कोई अवेयर करना चाहता है ना, उसका एथिकल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अगर मैं आपको 1 लाख बंदा नेटवर्कर्स का दिखा दूँ ना, वो प्रॉपर चैनल बना नहीं पाएंगे क्योंकि खुद एथिकल नहीं कर रहे वो। 1 लाख में से अगर मैं बात करूं जो फुल्ली प्रॉपर हर चीज़ के बारे में बता सकते, कोई भी क्वेश्चन कर ले उसका आंसर दे सकते हैं, वो 1 लाख में शायद 100 जना होगा। कुछ ना कुछ मुझे लगता है विशाल जी, ये कहना नहीं चाहिए पर कुछ ना कुछ गलत चलता है, कुछ ना कुछ हर बंदा अनएथिकल चीज करता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एथिक्स तो बहुत बार ड्रिवन बाय ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं। माने जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को शुरुआती फेज में थोड़ा ज्यादा होता है, मेरी ऐसी समझ है। देखिए, मैं बहुत ज्यादा इतना एक्सपोजर नहीं रखता कि इतने आपके वास्ट और इतने शानदार सवाल का एग्जैक्ट आंसर दे पाऊं, पर मेरी इतनी समझ है कि जब बिजनेस बढ़ता है, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उन छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में बिजनेस बढ़ता फाउंडर्स को भी पसंद आता है और एसोसिएट बायर को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को भी अच्छा लगता है। तो कुछ चीजें नजरअंदाज कर दी जाती हैं, माने उन पे पर्दा डाल दिया जाता है, आंखें बंद कर ली जाती हैं। तो वो नहीं करनी चाहिए। जब हमारे पास इतने रूल्स हैं, इतनी गाइडलाइंस हैं, और अगर कहीं दिखता है तो हमें उस चीज को हाईलाइट भी करना चाहिए। और ये तो कहीं ना कहीं कल्चर की बात है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक व्यक्ति को फेवर करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली गई हैं, तो ये डायरेक्ट सेलिंग है साहब। यहाँ पे हर एक चीज मल्टीप्लाई होके मिलती है। सो आज एक व्यक्ति कर रहा है, समय के साथ जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, तो वो जब एक व्यक्ति को आप कंट्रोल कर सकते हैं, हजारों को आप एज अ मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो कोई भी गलत कल्चर शुरू होता है, सो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही दीमक का काम करता है। बिल्कुल। ये सो बड़ा आपने सही आंसर बताया। एक बार तो शुरू कर लेती है कोई, मान लो एक ग्रुप ने शुरू कर लिया, बट वो लाखों में चला गया तो वो सही तरह से डिलीवर नहीं होगी चीज़ों। बिल्कुल। और फिर वो चैलेंज क्रिएट ही करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लीडर के लिए, हर किसी के लिए। सो हो सकता है कि आज आप जिस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं या फिर जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे आपको आज, इस साल, अगले साल वॉल्यूम मिल जाए, या फिर एक बिजनेस आपका महीने का चेक शायद आपका 1 लाख 2 लाख रुपए ऊपर आ जाए। पर लॉन्ग टर्म में जब हम इसको 5-10 साल में देखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो कल्चर बिल्ड कर देगा, वो इंडस्ट्री के लिए या फिर आपके नेटवर्क के लिए शायद सही ना हो। आजकल विशाल जी हम सोशल मीडिया पर देखते हैं ना, हर बंदा शो ऑफ करके बिजनेस करता है। ये मानने को तैयार नहीं है। मेरे तो हर रील इसी पर अवेयर होती है कि आपने देखा होगा इसकी एक गिनती नहीं, लाखों में गिनती है आज के समय कि हर बंदा चेक डाल रहा है, गाड़ियां दिखा रहा है, अच्छा खाना खा रहा है तो उसकी पिक्चर डाल रहा है ना। कोई मीटिंग चल रही है, उसकी व्हाट्सअप स्टेटस में तो कई बार ऐसा ऐड होते हैं ना मेरे साथ, और ऑर्गेनाइजेशन के और कंपनीज के, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लीडर्स वो हर रोज डालते हैं कि हम ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। और जैसे मैं आपसे बात चल रही तो आप कह रहे थे कि साइलेंटली मैं बिजनेस बिल्ड करता हूँ, और जिसमें मेरा ही विश्वास है। मैं भी कभी भी आपको, हम ऐड है आपने देखा नहीं होगा कि मैं सॉरी जूम पर मीटिंग की कोई पिक्चर डाल रहा हूँ, रोज डाल रहा हूँ ना। ये अगर ये सभी लोग इस तरह से करना शुरू कर दें तो कैसा रहेगा विशाल जी? देखिए सर, हम जिस देश में है ना, इस देश में हर 100 किलोमीटर में कल्चर बदलता है, माहौल बदलता है। जो प्रोडक्ट दिल्ली में चलते हैं, वो प्रोडक्ट बिहार में नहीं चलते। जो बिहार में चलते हैं, वो केरल में नहीं चलते। ठीक है। ये एक तरीके से सब लोग काम करें तो ये तो शायद मुमकिन नहीं है। ठीक है। पर सब अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काम करते हैं। कोई भी और शो ऑफ भी ना, अननेसेसरी शो ऑफ नहीं होना चाहिए।
यू नो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, हम तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एवरीथिंग हम उसी को फॉलो करते हैं, उसी के कल्चर को फॉलो करते हैं, उन्हीं के प्रोडक्ट्स, उन्हीं की सब चीजें इस्तेमाल करते हैं। पर मान लीजिए उसके अलावा भी आज अगर हम कोई बड़ा ब्रांड लेके बैठ जाएं, मान लीजिए हम राडो की वॉच पहन के बैठे हैं, ठीक है, और वो हमारा लाइफस्टाइल है, तो वो ऐसे भी जैसे हम आपके सामने बैठे हैं, हम उसको पहनी हुई है, तो हमारा वो लाइफस्टाइल है, वो शो ऑफ नहीं है। पर अगर हम बात करते हुए आपसे यूं दिखाएं, यूं यूं करें बार बार, तो दिस इज अननेसेसरी शो ऑफ। तो अननेसेसरी शो ऑफ नहीं करना, जो लाइफस्टाइल है उसको तो मेंटेन करना ही है। और सोशल मीडिया पे हमें सर एक समय था जब गाड़ियां देख के लोग आते थे। दीपक बजाज सर एक चीज बोलते हैं कि वो डायरेक्ट सेलिंग का समय अगले 5 साल में नहीं रहेगा कि जब आपकी गाड़ियां देख के लोग आएंगे, आपका सिस्टम, आपके एथिक्स देख के लोग आपके सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, आपके प्रोडक्ट देख के आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे। सो अगर ये वही वाली बात है, ये भी एक कल्चर है जो फॉलो हो रहा है। 2 साल 5 साल शायद थोड़ा सपोर्ट कर सकता है आपको, आपके फॉलोअर्स बढ़वा सकता है, आपके पास लीड्स आ सकती हैं, पर वो लीड्स भी उसी सक्सेस को देख के आएंगी, वो स्ट्रगल को देख के नहीं आएंगी, उस वर्क एथिक को देख के नहीं आएंगी। सो अगर आपको सोशल मीडिया पे शो ऑफ करना है कुछ, तो आप अपना वर्क एथिक शो ऑफ करें। माने आप आज आपका शेड्यूल क्या है, आप सुबह 4 बजे निकले हैं, कहीं स्टेशन पे जाना है, वहां सेमिनार दिया, सेमिनार के बाद आप आए हैं, आपने बीच में खाने का समय लगा तो खाया, फिर उसके बाद 4 मीटिंग और की, फिर आप घर पहुंचे 12 बजे। तो आप वो शेड्यूल दिखाएं, इंस्टेड ऑफ कि भाई ये करने से आपके पास गाड़ी आई, बंगला आया, वो तो इवेंचुअली लोगों को पता चल ही जाएगा, ठीक है। पर उस स्केड्यूल से ये भी है कि जो सामने वाला थोड़ा सा अवेयर भी होगा कि हम इस तरह से काम करना है, ये अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बात ना तरीके की है। अगर खाना खा रहे हैं तो नॉर्मली खा रहे हैं, अगर दिखा दिखा कर खा रहे हैं उसमें दिक्कत है। बिल्कुल, मतलब मान लीजिए आपका लाइफस्टाइल है कि आपको सोने की प्लेट में खाना आप घर पे खाते हैं, हाँ, ठीक है, वो आपका लाइफस्टाइल है। तो आप जैसे बहुत सारे लोग हैं इस भारत देश में जो वैसा लाइफस्टाइल जीते होंगे, पर उसको, उस लाइफस्टाइल को बेच बेच के लोगों को आकर्षित करना मुझे नहीं लगता बहुत अच्छी टेक्निक है, या फिर आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा काम करेगी। आप देखिए, आप किसी नासमझ व्यक्ति को तो शायद अपने नेटवर्क का हिस्सा बना सकते हैं वो सब चीजें करने से। नासमझ माने जिसके पास वो सारी रिसोर्सेज नहीं है, पर एक सेंसिबल, एक अच्छे बैकग्राउंड वाला व्यक्ति, एक एजुकेटेड व्यक्ति उन सब चीजों को देख के आपके साथ कभी नहीं जुड़ेगा। और एक बड़े अच्छे आदरणीय लेट सतीश पंडित सर हुए हैं, वो हमेशा एक चीज कहा करते थे कि जो मूर्ख लोग हैं उनको लाना आसान है, लेकर चलना मुश्किल है, और जो समझदार लोग हैं उनको लाना मुश्किल है पर लेकर चलना बहुत आसान है। सो मूर्ख से माने जो आपके समझ से, आपकी एजुकेशन, आपके बैकग्राउंड से जो नीचे के तबके के लोग हैं, वो शायद आपके इन्फ्लुएंस में आपके साथ हिस्सा बन जाएंगे, बिल्कुल, पर वो आपको उनको लेके चलना, अब आपको, हम जैसे अगर हम डिजिटली बिल्ड करने की बात करते हैं, अगर किसी साथी को फोन ऑपरेट ही नहीं करना आता तो उसको हम जूम कैसे सिखाएंगे, वो हमारा बहुत ज्यादा बड़ा टास्क है। उसको सिस्टम का हिस्सा बनाना तो जरूर आसान हो सकता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा के कि आप आओ आपको भी मिलेगा, पर जब वो आ जाएगा उसको सिस्टम्स में डालना, इन जूम मीटिंग्स में लाना, उसको कन्विंस करना उसके आस, तो वो एक और एड ऑन टास्क है। पर हम एक अगर अच्छे बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को रीच आउट करेंगे, लाना मुश्किल होगा पर लेके चलना उन्हें आसान होगा। देखिए ये डीप बातें आपको कहाँ सीखने को मिलेंगी, जो आपके तबके वाली बात कही ना, ये मुझे हिट करी, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लुएंस ही वैसे लोग हो रहे हैं लाइफस्टाइल को देखकर। अगर हम बात करें ना, पंजाब साइड आए, मैं बार बार बात करता हूँ, पंजाब के लोगों का क्या है ना, थोड़ा सा अगर हम देखें कपड़ा पहनने का ढंग बाकी स्टेट से थोड़ा सा अच्छा है। तो अगर बाकी स्टेट्स की बात करें, यूपी, एमपी, बिहार, वहाँ से अगर वो लोग जुड़ रहे हैं तो वो इसी तरह से जुड़ रहे हैं। बट मैं आपको बता दूँ, सभी है ना, आपको भी बता दूं विशाल जी और सभी ऑडियंस को भी, कि अगर आप किसी गांव में भी आओगे ना, पंजाब के किसी गांव में भी, वो भी ऐसे कपड़े पहनकर चलता है, तो फिर इसका मतलब उससे भी इन्फ्लुएंस हो जाओगे ना। चीज़ को समझने की जरूरत, उन्होंने देखे नहीं है, उन्होंने वो सोशल मीडिया पर देख लो, उनको अच्छे कपड़े आजकल गाँव में भी पहन रहे हैं पंजाब के। राइट। आज लोग वैसे भी ऐसे, मैं अकेले पंजाब की बात नहीं करूँगा, और स्टेट्स में भी लोग कितने अवेयर हो चुके हैं, उनको कपड़े, अच्छे कपड़े पहनने आते हैं। बट वो नीचे तबके के जो लोग हैं, है ना,
जिनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है वो अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ को देखकर। और जो गलत है इस समय ठीक हो सकता है, साल 2 साल 4 साल के लिए, बट इन फ्यूचर लंबा नहीं चलेगा वो चीज़। और इसमें एक और चीज बोलते हैं मानवेंद्र सर, डॉक्टर सतीश पंडित सर की हमने बात की तो वो एक और चीज बोलते हैं कि इन्फ्लुएंस इज नॉट डुप्लीकेबल। माने आप तो आज बन ठन के या फिर अपने आप को सोशल मीडिया पे बड़ी गाड़ियां दिखा के लोगों को ला सकते हैं, पर हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में जब तक डुप्लीकेशन नहीं होगा तब तक ये चीज आपके बिना ग्रो नहीं कर पाएगी। और अगर आप उसी गाड़ी, बंगले, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के फॉलोअर्स को सिर्फ खुद के बेसिस पे इस बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो वो नहीं चल पाएगा। उसके लिए अगर आपके पास कोई सिस्टम है कि आप सब लोगों को, जैसे मैं आपको देखता हूँ मानवेंद्र सर, आप खुद अवेयर करते हैं लोगों को और आपकी टीम में भी कुछ और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स रेडी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं जो लोगों को अवेयरनेस करने का काम कर रहे हैं। तो ये डुप्लीकेबल है, पर इन्फ्लुएंस डुप्लीकेबल नहीं है। आपकी टीम में हर एक व्यक्ति बड़ी गाड़ी नहीं खरीद पाएगा, बड़ा घर नहीं बना पाएगा, बिल्कुल। पर अगर आप कोई सिस्टम बनाए, सिस्टम क्या होता है? आपका मार्केटिंग प्लान, उस सिस्टम से लोगों को लेके चलें, एजुकेशन के लेके चलें, तब आप ज्यादा सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर्स प्रिपेयर कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो भीड़ तो हमारे हर एक सेमिनार में आती है मानवेंद्र सर, सक्सेसफुल लोगों की हमें ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन और है, उसका जवाब आप जल्दी जल्दी दीजिए। आपने ज्वाइनिंग कब की है डायरेक्ट सेलिंग में? एक्चुअली ज्वाइन कब हुए थे आप? अगर मैं एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करूं तो पिछले 3 साल से मेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन डायरेक्ट सेलिंग में रही है। एक्टिव पार्टिसिपेशन मैं किसको बोलता हूं? एक्टिव पार्टिसिपेशन माने किसी भी सेशन का, किसी भी सेमिनार का मैं हिस्सा इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे एज अ सेकेंड जनरेशन जाना है। मैं किसी भी सेमिनार, किसी भी ट्रेनिंग का हिस्सा इसलिए हूं क्योंकि मैं वहां पे जाना चाहता हूं, उस माहौल का हिस्सा बनना चाहता हूं, वो एजुकेशन लेना चाहता हूं, अपने माइंड को उतना ओपन रखना चाहता हूं। सो वो पिछले 3 साल से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद, अपनी जॉब करने के बाद, उस सब एक्सपोजर के बाद जब मैंने निर्णय लिया कि भाई जो सब मैं अपनी लाइफ में चाहता हूं, माने पैसे को लेके, सो जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है लाइफ में, मनी है, टाइम है, वो सब कहीं और पूरी होती मुझे नहीं दिख रही थी। तो तब मैंने निर्णय लिया, तो वो निर्णय मैंने आज से 3 साल पहले लिया और तब से मैं एक्टिवली एज अ सेकेंड जनरेशन, एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्ट सेलर अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहा हूँ। ग्रेट। एक क्वेश्चन और आता है, जैसे मुझे अलग अलग रील्स पर क्वेश्चंस आते हैं, उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको पेश करता हूँ। क्या लगता है सेकेंड जनरेशन निकम्मी निकल सकती है? निकम्मी वर्ड, आई थिंक मैं कोई ज़्यादा गंदा वर्ड ना बोल दूँ। आप भी सेकेंड जनरेशन है तो आप समझिए कि मतलब निकम्मी निकल सकती है। अगर आपके इस सवाल का मतलब शॉर्ट आंसर देना पड़े तो हाँ, निकल सकती है। आपका सवाल है कि क्या सेकंड जनरेशन निकम्मी निकल सकती है, तो शॉर्ट जवाब तो ये है कि हाँ, निकम्मी निकल सकती है। क्या क्या रीजन रहेगा? जब आपने अपनी लाइफ में ऐसे बिजनेस का आप हिस्सा हैं जो आपको कहता है कि भाई एक बार नेटवर्क स्टेबल बिल्ड हो गया तो आपकी जनरेशन ऑन जनरेशन इनकम है, तो कहीं ना कहीं शायद एक विचार आ सकता है कि यार पैसा तो आ ही रहा है, क्या जरूरत है कुछ करने की। अगर आपकी सेकंड जनरेशन कंफर्ट में और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाली बन जाए तो वो निकम्मी हम उसको मान लेते हैं कि वो कंफर्ट में रहना ही वही कि भाई जो पिताजी ने कर दिया बस उतना ही ठीक है, अब ना मैंने जाना है, ना मैंने अपनी शक्ल दिखानी है, अपना जो बेनिफिट मिल रहा है वो मैं लेता रहूं। अगर उस थॉट प्रोसेस से है तो वो निकम्मी सेकंड जनरेशन हो सकती है। पर एज अ फर्स्ट जनरेशन अगर आप अपने बच्चों में वो एथिक्स डालते हैं, वो वर्क एथिक डालते हैं, जैसा आप काम करेंगे वैसा ही वो देखेंगे, वैसा ही वो फॉलो करेंगे। सो आपकी पेरेंटिंग, आप कैसा एनवायरनमेंट देते हैं, अगर आपका पेरेंटिंग, आपका एनवायरनमेंट आप एथिकली बिल्ड कर रहे हैं, वो सब चीजें जब आपकी सेकंड जनरेशन देखेगी, आपका वर्क एथिक देखेगी, तो फिर वो निकम्मी नहीं निकलेगी। सो अब हमें सेकंड जनरेशन अगर हम चाहते हैं आए और वो निकम्मी ना निकले, सो उसके लिए हमें अपने इंटेंशन को प्योर रखना पड़ेगा। उन्हें डायरेक्ट सेलिंग को एज अ प्रॉपर बिजनेस मॉडल प्रेजेंट करना पड़ेगा।
बच्चों को कभी भी कंफर्ट जोन की तरफ पुश करने की आवश्यकता नहीं है। वो उनके अंदर एक हंगर रहनी चाहिए कि भाई हमारे पिताजी ने शुरुआत में शायद 15,000 से शुरू किया था, वो 15 लाख तक इस बिजनेस को लेके आए। तो 15 लाख से करोड़ तक मैंने लेके जाना है, 50 लाख तक, 20 लाख तक, 25 लाख तक मैंने लेके जाना है। अगर उस हंगर के साथ एज अ बिजनेस इसके ऊपर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि सेकेंड जनरेशन निकम्मी नहीं निकलेगी। पर अगर वर्क एथिक खराब है, कल्चर खराब है, आपने कभी बच्चों को इस माहौल का हिस्सा ही नहीं बनाया और बस ये समझा कि ये इसके सिर्फ बेनिफिट या फिर फ्रूट ये लेते रहें, तो 100% सेकेंड जनरेशन निकम्मी निकल सकती है। और ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, ये हर एक बिजनेस में। हम गलती क्या होती है मानवेंद्र सर, हम डायरेक्ट सेलिंग को बिजनेस बोलते तो हैं पर मानते नहीं है। बिल्कुल। माने कितनी सारे जो बिजनेसेस हैं, माने जो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी वाले बिजनेस हैं, उनमें क्या होता है, पहले से ही पता होता है आगे बच्चे को कि यार देख करना तो यही है लास्ट में, ठीक है। पर वो पहली जनरेशन का जो वर्क एथिक देखते हैं कि भाई हमारे पिताजी कितना काम करते हैं, कितने लोगों से डेली मिलते हैं, किस तरीके से वो बात करते हैं। तो जितनी अच्छी फर्स्ट जनरेशन अपने वर्क एथिक को प्रेजेंट करती है, उतना अच्छा ही फिर सेकंड जनरेशन बेटर होने की या फिर अपने से ग्रोथ की तरफ फोकस्ड रहती है। ये लेजीनेस या फिर निकम्मेपन की तरफ नहीं जाती है। मतलब ये सभी कुछ जो फर्स्ट जनरेशन जो कर रही है ना, उस पर डिपेंड है। जैसे हम पहले कर रहे थे कि शो ऑफ मत करो। 100%। अगर आपकी सेकंड जनरेशन, हम अगर डायरेक्ट सेलिंग पर्सपेक्टिव से सिर्फ बात करें, अगर आपने कभी अपनी सेकंड जनरेशन को माहौल का हिस्सा नहीं रखा और आपने उन्हें सब अच्छी पढ़ाई दी, अच्छा सब कुछ दिया, जितने भी बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ जो भी आप दे सकते थे, आपने सिर्फ कंफर्ट उनको दिया, पर तो फिर वो वैसा ही होगा ना कि जैसे हम सोशल मीडिया पे प्रमोट करें कि भी हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, आप हमारे साथ आके जुड़ जाओ, पर उनको हम वर्क एथिक ना बताएं तो वो आ भी जाएंगे, कभी वो इमोशन फील नहीं कर पाएंगे। जो आपका पहला सवाल था कि लोग इमोशन नहीं फील कर पाते, बहुत सी सेकंड जनरेशन ऐसी है कि जो सिर्फ बेनिफिट देख के आ जाती है पर वो इमोशन कभी फील नहीं कर पाती। अभी मैं एक इमोशंस, एक बड़ा और क्वेश्चन निकलता है यहाँ पर। जैसे अभी मैं जब किसी और लीडर के बारे में बात करूँ, जब मैं आपके बारे में बात करूँ, जब मैं अपनी अपलाइन के बारे में बात करूँ, तो मैं जी और साहब ला के बात करूँगा बैक एंड पर भी। पर बहुत सारे लोग आज के समय देखता हूँ, मतलब बैक एंड पे वो उतने अच्छे नहीं है अपलाइन को लेके। क्या लगता है वो ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में? बहुत जरूरी है सर। हमारे सिस्टम में एक चीज बोली जाती है, डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज बोली जाती है जिसे हम एडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। दैट यू हैव टू एडिफाई योर अपलाइन। जब हम सेल्स की बात करते हैं, मार्केटिंग की बात करते हैं, सो हमेशा थर्ड पार्टी अप्रोच काम करती है और थर्ड पार्टी अप्रोच आपके काम को बहुत आसान कर देती है। सो जब आप अपलाइन को एडिफाई करते हैं, अपलाइन के प्रति वो सब भाव रखते हैं, सो उससे क्या होता है, आपको सेल कन्वर्जन में, आपको लोगों से मिलने में, वो कनेक्शन बनाने में बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं आता, क्योंकि आप एक थर्ड पार्टी अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हम बिल्कुल रियल तथ्य के हिसाब से बात कर रहे हैं, इमोशन से परे हट के हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अगर वो भाव हमारी अपलाइन की तरफ नहीं होंगे तो हमको उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा लोगों से के पास जाके अपनी बात को रखने में, वो इतना जल्दी कन्विंस नहीं होंगे। तो पहली तो ये चीज होगी कि अगर आपको लगता है कि आप बिना अपलाइन के कर पाएंगे, तो आप शायद कर सकते हैं और आप शायद उस 1% पॉपुलेशन में होगी जो कर पाती है। पर अदरवाइज जितने भी हम सक्सेसफुल एग्जांपल्स देखें, उनकी अपलाइन का साथ हमेशा से रहा है। आज भी वत्सर को हम देखते हैं, आज जिनका नाम इतना बड़ा है, सब कुछ है। हम आपको एक इंस्टेंस बताते हैं। जब हम सीखने लगे, एजुकेट होने लगे सिस्टम के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, तो हमारे बहुत सारे सवाल थे। हम मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से आते थे, तो ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये कैसे कैलकुलेशन होगा, ऐसा कैसे होगा। सो अगर वत्सर भी आज भी किसी चीज में अटकते हैं तो वो अपने अपलाइन को कॉल करते हैं और आज भी सर करके बात उनसे करते हैं कि सर ऐसा है। और मतलब वो एक भाव है। अगर देखिए किसी को डिसरिस्पेक्ट करना तो सबसे आसान है, एंड जब आप कितने रिस्पेक्टफुल हैं, कितने हम्बल हैं, ये आपके बारे में ज्यादा बताता है इंस्टेड ऑफ आगे वाले के बारे में।
अगर आज हम आपसे रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं मानवेंद्र सर, तो ये आपके बारे में तो बताता ही है कि आप वो दर्जा रखते हैं, पर ये हमारे बारे में बताता है कि भाई ये व्यक्ति इतना हम्बल है कि हर किसी को उतने रिस्पेक्ट से, उस निगाह से ट्रीट करता है। अपलाइन का रिस्पेक्ट मतलब एडिफाई करना बेहद जरूरी है, और वो आपकी सक्सेस में एक स्प्रिंग का काम कर सकता है। माने आपको स्टेप्स चढ़नी है तो आप स्टेप चढ़ सकते हैं, पर अपलाइन के प्रति वो भाव रख के, वो इमोशन रख के, तो वो आपको एज अ स्प्रिंग का काम कर सकता है। सो संक्षेप में शायद इतना ही हम शेयर कर पाएंगे इस चीज के बारे में। मे बी ऑडियंस ये डीप बातें समझ रही होगी मैं समझ पा रहा हूँ हमने थोड़ा मानवेंद्र से थोड़ा डीप हो गई कन्वर्सेशन ना। हाँ जी, मतलब अब मैं भी ऐसे ना आंखों में पानी आ चुका है ये चीज़ मेरे सुन के, बट अभी मे बी ऑडियंस वो समझ पाएगी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो जी जा साहब की बात जो मैं कर रहा हूँ ना, वो दिल से ही आती हैं, वो स्पेशली नहीं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, वो हर बार ही निकलेगा वो। अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है विशाल जी, कि जैसे आप अलग अलग एसोसिएशंस में जाते हैं, जैसे मैं एक दो एसोसिएशंस का नाम ले लेता हूँ डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, जैसे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, इंडिया में बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, उनके आप थोड़े से नाम बता दीजिए और वो कैसे वर्क करती हैं। राइट सर। सो एसोसिएशंस, अगर इंडिया में बात करें डायरेक्ट सेलिंग के एसोसिएशंस, तो 3 मेन एसोसिएशंस हैं। फर्स्ट इज आईडीएसए, और ये किसी मतलब पोजीशन या रैंकिंग के तौर पे नहीं, हम बस ऐसे ही शेयर कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज आईडीएसए, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन इज एफडीएसए, और थर्ड इज एडीएसईआई। सो ये 3 मेन फेडरेशन एसोसिएशन है इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर काम कर रही है। इनकी क्या जरूरत है? सो अगर हम एज विशाल वत्स या फिर एज कंपनी गवर्नमेंट के पास जाते हैं, सरकार के पास जाते हैं किसी भी रिक्वेस्ट को लेके, सो हमारी रिक्वेस्ट की उतनी वैल्यू नहीं है जब तक हम एज अ एसोसिएशन नहीं जाते। एसोसिएशन माने मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हुए शायद लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, पर एक एसोसिएशन जिसके अंदर लाख लाख लोगों वाली 5 कंपनियां हैं, तो मैं अकेला व्यक्ति 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता हूं या फिर 50 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो आपकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाती है सरकार के सामने, गवर्नमेंट के सामने, रूल्स के लिए, रेगुलेशंस के लिए। तो विशाल जी, जैसे हमने 3 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात की या एसोसिएशंस के बारे में बात की, आईडीएसए का तो मुझे पता है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, बाकी 2 की फुल फॉर्म क्या है? ऑलराइट, सो एफडीएसए है फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और एडीएसईआई है एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया। सो ये 3 एसोसिएशंस हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर काम कर रही हैं, जो गवर्नमेंट के साथ कॉन्टिन्यूस टच में है डायरेक्ट सेलिंग की बेहतरी के लिए और रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए। ओके, तो जैसे मुझे जहाँ तक मैंने एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, जैसे आईडीएसए का मुझे पता है कि अलग अलग कंपनीज है ना मिलके एक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, उनका भी सेम ही है, अलग अलग कंपनीज मिलके ही उनके मालिक जहाँ ओनर्स जहाँ इंडिया लेवल पर जो होते होंगे प्रेसिडेंट्स, राइट। वो लेकर ही एसोसिएशन क्रिएट करते हैं अलग अलग कंपनीज। सो एसोसिएशन अपने आप को रजिस्टर करती है, रजिस्टर करने के बाद वो कंपनीज को मेंबरशिप के लिए बोलते हैं कि आप हमारी एसोसिएशन का या फिर फेडरेशन का हिस्सा बने। उस हिस्सा बनने के फायदे क्या होते हैं कि कंपनी के अगेंस्ट कोई भी कभी कोई लीगल चैलेंज है, कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी चैलेंज आता है लीगल पॉलिटिकल, तो वो एसोसिएशन का पार्ट है, तो एसोसिएशन की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी हो जाती है उनको रिप्रेजेंट करने की। सो एक किसी भी फेडरेशन का, किसी भी एसोसिएशन का हिस्सा रहना एक कंपनी के लिए बेहद जरूरी है और बेहद अच्छा है। उनको सेफगार्ड करने के लिए, कहीं ना कहीं एक तरीके से एक प्रोटेक्शन देने के लिए, और दूसरा एज अ एसोसिएट बायर या फिर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर एक नए व्यक्ति को जब कोई कंपनी चुननी है, तो वो किसी भी इन तीनों में से किसी भी एसोसिएशन का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं एक टिक मार्क हो सकता है कि भाई ये कंपनी सही है, क्योंकि एसोसिएशंस के अंदर जब कंपनियां मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो पूरी एसोसिएशन एक स्क्रूटनी करती है कंपनी की, क्या ये रूल्स को फॉलो करती है, गाइडलाइन को फॉलो करती है कि नहीं करती है, कितना टर्नओवर है, किस इंटेंशन से लोग काम कर रहे हैं। सो ये सब आपके लिए एसोसिएशन कर देती हैं। तो अगर आपको एज अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना है, तो आपको देखना चाहिए कि क्या कंपनी वो किसी फेडरेशन, किसी एसोसिएशन का हिस्सा है कि नहीं है।
और साथ ही साथ अगर आप एज अ कंपनी किसी भी एसोसिएशन का हिस्सा हैं तो वो आपकी, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स की, सबकी भलाई और बेहतरी के लिए, ये तो ये समझने की आवश्यकता है। एक क्वेश्चन मेरे पास और है विशाल जी इसको लेके, कि जो एसोसिएशंस है, जो हमने 3 एसोसिएशंस का नाम लिया, जैसे आपने कहा ना कंपनी बाद में रजिस्टर करती है, तो एक बंदा खड़ा हो जाता सामने जाकर के मैं ये एसोसिएशन शुरू कर रहा हूँ और आप आइए, ऐसे होता है कुछ? नहीं, ऐसे तो नहीं होता है कि मैं एक एसोसिएशन शुरू कर रहा हूँ। देखिए, जो हमने 3 आपके सामने एसोसिएशंस के नाम लिए, तो इनके अलग अलग समय पे इनकी रिक्वायरमेंट पड़ी तो ये आई, माने एक उद्देश्य के साथ सबने काम किया। सो आईडीएसए सबसे पहली एसोसिएशन रही। जब 2011-12 में, तब तक सिर्फ आईडीएसए थी और आईडीएसए सिर्फ इंटरनेशनल कंपनीज को ही अपने मेंबर बनाती थी। वैसे उनके टर्म्स कुछ वैसे थे, उनकी स्क्रूटनी कुछ वैसी थी शायद से। हाँ, फिर उसके बाद 2011-12 में जब कुछ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के ऊपर चैलेंज आया, तो एक चीज का एहसास हुआ कि हमें सबको एकजुट रहना पड़ेगा। माने इंटरनेशनल नेशनल का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर अगर हम इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो हमें एक साथ आके रहना पड़ेगा। तो तब एफडीएसए की स्थापना हुई कि भाई हमें ये सबको, फिर गाइडलाइन लाने में एफडीएसए का बहुत बड़ा रोल रहा। फिर जब वो आ गई, फिर हमें ऐसा एहसास हुआ कि भाई हमें एक सोसाइटी से, माने समाज में, एक समाज में अच्छी दृष्टि से देखा जाए, उसके लिए उस विचार के साथ, उस इंटेंशन के साथ एडीएसईआई आई कि भाई हमको इंडिया में एज अ रिस्पेक्टेड रेपुटेबल बिजनेस, रेपुटेबल करियर ऑप्शन देखा जाए, इसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। तो जो जो इन विचारों से रिलेट करता गया, जो कंपनियां इन विचारों से रिलेट करती गई, वो सब इनका हिस्सा बनते थे। सो शुरुआत में 2 4 5 लोग होंगे, मान लीजिए, जो गुडविल रखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए, या फिर जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने इनिशिएट किया, कोई व्यक्ति चाहता है काम करना इंडस्ट्री के लिए। सो ऐसे ऐसे लोग साथ में आते हैं और फिर वो अपना इंटेंट रखते हैं कि भाई हम किस लिए इस एसोसिएशन को फॉर्म करना चाहते हैं, और जो जो लोग उस इंटेंट, उस विजन, उस मिशन पे अलाइन करते हैं, वो साथ में उनके अलाइन हो जाते हैं। मतलब एक जन नहीं, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप हम ऑफ कहें पीपल, कि हाँ यस, पीपल, हाँ यस। सोचते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, एकदम से नहीं बनती और उस पर काम किया गया। ठीक है जी, ठीक है। और तो काम करने के साथ साथ इंडस्ट्री में जिसकी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ वही एसोसिएशन बनती है। हम बीच में और भी ऐसे एसोसिएशन देखे जो बस बन गई कि एसोसिएशंस बनाने का कल्चर है, सो वो उन्होंने बना ली, पर कोई अच्छा ठोस विजन, कोई ठोस विजन के साथ उन्होंने काम नहीं किया, एथिक्स के साथ काम नहीं किया, तो शायद आज हम उनका नाम भी नहीं ले रहे। माने 3 ही एसोसिएशंस का हमने नाम लिया। तो ऑडियंस में आपको बताना चाहूँगा कि विशाल जी ने इतनी सारी चीज़ें शेयर करी, मतलब कुछ बातें डीप हैं, और अगर आप बार बार देखोगे तो उस चीज़ को आप समझ पाओगे। अभी क्या है कि आपने इस पॉडकास्ट को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, अपनी टीम्स के साथ तो पक्का है। देखो हमने कितनी चीज़ों के बारे में बात की, अपलाइन के बारे में बात की, इमोशंस के बारे में बात की, एसोसिएशंस के बारे में बात की, और जैसे विशाल जी ने भी ग्रेजुएशन 2018 में की है। ये मैच्योर, ये बातें इतनी मैच्योर करते हैं, हमको लगता है ये बहुत बड़ा मतलब हो गए है ना, इन दिस सेंस ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है। बट आपने शुरू मतलब देखे कि 2022 में शुरू किया, पर इम्पैक्ट ये पड़ा कि बचपन से करते आए है ना, बचपन से आप जुड़े रहे। बचपन से सर, एक्चुअली जिस चीज का, जिस माहौल का हम हिस्सा रहे हैं ना, वो माहौल हमें कुछ ऐसी चीजें सिखा देता है जो शायद हम समय के साथ या फिर एजुकेशन के साथ भी ना सीख पाए। तो बहुत सारी समझ, बहुत सारी निटी ग्रिटीज जो हैं, वो हमें सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमारे अंदर आ गई, बिकॉज हम उस माहौल का हिस्सा, वो हमारे पिताजी को, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स को, उसका श्रेय जाता है कि उन्होंने हमको वैसे एक्टिवली कभी ना पुश किया ना चीजें की, पर हमेशा माहौल में रखा, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग्स, हमेशा हमें जबरदस्ती करके शुरुआत में किसी ना किसी तरीके से हमको उस माहौल का हिस्सा रखा। जब ये चैनल शुरू हुआ चैट विद सुरेंद्र वत्स, तो तब भी हमें कि नहीं, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। तो कहीं ना कहीं हमें जब हम अपनी पढ़ाई में बिजी थे, तो तब अपनी प्रेजेंटेशन हमसे बनवाई ताकि हम उस माहौल का हिस्सा रहें। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी एजुकेशन हमें फर्स्ट जनरेशन के माध्यम से, पापा के माध्यम से मिली, और शायद इसीलिए आप जैसे लोग हैं ऐसी बात करते हैं सब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 2021-22 में किसी ने पढ़ाई कंप्लीट की हो ना, वो इतनी मैच्योर बातें है ना, जहाँ इतनी डीप बातें नहीं कर सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे आपको एक डायरेक्ट सेलिंग की देन है, इस इंडस्ट्री की देन है ना।
तो सभी लोग कई बार समझते हैं ना कि यार कि सभी लोग ऐसे ही होते हैं, ये उछलते रहते हैं, पर वो विशाल जी हमारे सामने एग्जाम्पल हैं कि अगर आपने बिल्ड कर लिया तो आप अपनी, अगर आप एथिक्स के साथ काम करते तो सेकंड जनरेशन को आप क्या दे सकते हैं। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, एग्जाम्पल हमारे सामने विशाल जी हैं। तो लास्ट में विशाल जी आप ऑडियंस को ये कह दीजिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस पॉडकास्ट को पूरा देखें। मानवेंद्र सर कैमरे की बहुत तरफ। अच्छा काम कर रहे हैं। जब वो चैट विद सुरेंद्र वत्स पे आए थे तब भी यही इंटेंट था कि ये जो व्यक्ति एक अच्छे भाव के साथ इंडस्ट्री की कुछ भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, उनको हमें प्रमोट करना चाहिए, उनको लोगों के सामने लाना चाहिए। और आज ये मानवेंद्र सर का जो इनिशिएटिव है, हम जैसे यंग लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने का जिसपे हम अपनी बातचीत रख पाएं और यूथ को इंस्पायर कर पाएं एक करियर ऑप्शन डायरेक्ट सेलिंग को चुनने के लिए। सो एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है और मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आप सब मानवेंद्र सर को सपोर्ट करें इस पॉडकास्ट को लेके। अगर अभी तक आप इस चैनल को फॉलो नहीं करते हैं, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, जहाँ पे भी आप इसे देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी चीज़ें ऑप्शंस हैं, मानवेंद्र सर की कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि मानवेंद्र सर की कौन सी वीडियो या कौन सा थॉट यहाँ से शेयर किया गया आपकी लाइफ में एक ऐसा बेहतरीन इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है कि आपकी लाइफ की दिशा और दशा शायद बदल जाए। सो इतना एफर्ट से मानवेंद्र सर काम करते हैं और उनको सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच मानवेंद्र थैंक यू सर। विशाल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।